हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। लुक, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट है इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो एई लेवल की हो, जेई लेवल की हो, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो या फिर आप गेट की बात कर रहे हो, है ना। ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल टाइप ऑफ पेपर या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पेपर की अच्छी खासी वेटेज होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हैं। पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज सेकेंड लेक्चर। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस पार्ट से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो टॉपिक है, इट इज हाईवे अलाइंजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे रिलेटेड टू हाईवे अलाइंजमेंट। ओके, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाईवे अलाइंजमेंट जो वर्ड है इसको डिफाइन करता हूं। व्हाट इज अलाइंजमेंट? लेट सपोज कोई एक स्टेट है या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। अब या फिर दो पॉइंट या फिर दो लोकेशंस। अब इन दो लोकेशंस के बीच में एक आपको कनेक्टिंग रोड डेवलप करनी है, बनानी है। ठीक है, तो आप डिफरेंट रूट सेलेक्ट करोगे ना, डिफरेंट अलाइंजमेंट सेलेक्ट करोगे एरिया को सर्वे करने के बाद, और इसमें से ठीक है डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स को सिलेक्ट करोगे। अब इन अल्टरनेटिव रूट्स को सिलेक्ट करेंगे तो लेकिन इनमें से कोई एक बेस्ट हमको सिलेक्ट करना है और उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो वही चीज अलाइंजमेंट, मतलब कि किधर से पास होगा रोड, इसी को कहेंगे अलाइंजमेंट। अलाइंजमेंट दो तरह की होती है। अब दो तरह की कौन होती है? एक होती है हॉराइजेंटल अलाइंजमेंट, जो कि अलाइंजमेंट का हॉराइजेंटल प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन होता है, जिसमें कि हॉराइजेंटल कर्व वगैरह आपको दिखेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, सब चीजों के बारे में आपको क्लियर कट एक्सप्लेन करूंगा। सुपर एलिवेशन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में देखने को मिलेगा। तो हाईवे अलाइंजमेंट का दो हिस्सा होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइंजमेंट, दूसरा होता है वर्टिकल अलाइंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइंजमेंट, दूसरी होती है वर्टिकल अलाइंजमेंट। सिंपल शब्दों में सुनिए, हॉरिजॉन्टल अलाइंजमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द हाईवे अलाइंजमेंट ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल कर्व वगैरह देखने को मिलेगा। वर्टिकल अलाइंजमेंट क्या होता है? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ हाईवे अलाइंजमेंट अलोंग वर्टिकल प्लेन, जिसमें आपको वर्टिकल कर्व्स देखने को मिलेंगे, जैसे वैली कर्व, ठीक है, या फिर समिट कर्व। ये दो तरह के कर्व आपको वर्टिकल अलाइंजमेंट में देखने को मिलेंगे, और हॉरिजॉन्टल अलाइंजमेंट में हॉरिजॉन्टल कर्व आपको देखने को मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइंजमेंट, वर्टिकल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन वर्टिकल अलाइंजमेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये जो पहले वाले मैप के ऊपर मैंने डिस्कशन एक शुरू किया था इसके बारे में। तो हम बहुत सारे अलाइंजमेंट हम डिसाइड करेंगे सर्वे करके उस लोकल एरिया का। ये सर्वे अलग अलग तरह के किए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक सर्वे करोगे, है ना, उस एरिया में कौन कितने ड्रेनेज हैं, कितने नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, कितने स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, बाढ़ का स्तर क्या है, फ्लड लेवल क्या है, बहुत तरह के सर्वे करने के बाद आप डिफरेंट प्रपोजल पुट करोगे। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 प्रपोजल मैंने दे दिया। अब इन 5 में से जैसे कि मैंने बोला, किसी एक प्रपोजल को हमको फाइनलाइज करना है, चूज करना है। ठीक है, डिसाइड करके उसको फिर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो वो जो एक प्रपोजल हम डिसाइड करेंगे, वो एक प्रपोजल किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, वो अलाइंजमेंट हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। इंजीनियरिंग का एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या, हरदम मिनिमम होना चाहिए, मतलब क्या, इकोनॉमिक मिनिमम होना चाहिए, खर्चा मेरा मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं हाईवे का बात करूं तो यहां पे मेरा 3 चीजें होंगे, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू से आपसे डिस्कशन किया जा सकता है, इंटरव्यू सब में। यहाँ पे 3 बेसिक चीजें हैं। ऐसे कौन कौन से 3 बेसिक चीजें हो गए? देखो, एक तो आप हाईवे को कंस्ट्रक्ट करोगे, कंस्ट्रक्शन फेज। दूसरा आपका क्या हो गया, हाईवे बना देने के बाद हाईवे को यूज कौन करेगा? व्हीकल।
मतलब ऑपरेशन हो गया, उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। तीसरा क्या हो गया, मान लो ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट करने के बाद व्हीकल चलेगा, लोड अप्लाई होगी, व्हीकुलर लोड सब कुछ होने के बाद उसका वो तो डिटोरिएट भी होगा, टूटेगा फूटेगा, तो उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस। तो ये 3 फेजेस बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे ओवरऑल एक रोड प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो मेरा अलाइनमेंट जो मैं चूज करूंगा, मेरा अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान, उसके ऑपरेशन में और उसके मेंटेनेंस में जो खर्चा है वो मिनिमम हो। समझ में आ रहा है? ये बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव मेरा हो गया फॉर चूजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट, ए प्रॉपर अलाइनमेंट, कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कम हो सकता है? हम अलाइनमेंट कुछ ऐसा चूज करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अगल बगल मिल जाए, है कि नहीं? हम अलाइनमेंट कुछ ऐसा चूज करेंगे कि मेरे को मैन पावर भी अगल बगल मिल जाए, लेबर्स मिल जाए अगल बगल, है ना। अलाइनमेंट कुछ ऐसा चूज करेंगे कि मेरा कटिंग एंड फिलिंग सेक्शन बैलेंस हो जाए, है ना। हम अलाइनमेंट कुछ ऐसा चूज करेंगे कि वो ज्यादा माउंटेनियस रीजन से पास ना करे। अगर हम माउंटेनियस रीजन को अवॉइड नहीं कर सकते तो माउंटेनियस रीजन पे, हिली एरियाज में हम कुछ फिर ज्योमेट्रिक डिजाइंस को हम फिर अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम। इसको अफेक्ट करने के ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा, नोट्स लिखवाऊंगा। अब बस अभी सुनिए, ठीक है। उसी तरह से ऑपरेशन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम। अब ऑपरेशन कॉस्ट कैसे मिनिमम मैक्सिमम कैसे हो सकता है? जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल आपको एक माउंटेनियस या फिर एक हिली रीजन में आपको एक रोड बनानी है। हिली रीजन में आप रोड बना रहे हो तो वहां पे होगा क्या, सुनिएगा बात को। ग्रेडियंट आप देखिए, वर्टिकल कर्व मान लो ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरह से व्हीकल को चढ़ना है, कोई एक व्हीकल है उसको इस ग्रेडियंट के ऊपर चढ़ना है। अभी ये ग्रेडियंट हिली रीजन में जब आप प्रोवाइड करोगे, मैं अगर ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, ज्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का मतलब है कि एकदम स्टीप हो, एकदम स्टीप, एकदम चढ़ाई पूरा एकदम लगभग वर्टिकल चढ़ाई, तो व्हीकल को तो चढ़ने में उसकी हालत पस्त हो जाएगी, उसका हालत खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट अधिक हो जाएगी आपकी, क्यों? फ्यूल अधिक खर्च होगी। समझ में आ रहा है? फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक हो जाएगा ऐसे केसेस में। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस केस में कम रहेगी, क्यों? क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे 2 प्रोफाइल बता रहा हूँ, ये एक प्रोफाइल हो गया, दूसरा ये प्रोफाइल हो गया। पहला वाला प्रोफाइल बनाना है तो ऐसे ही बन गया नॉर्मली। मान लो दूसरा प्रोफाइल बनाना है तो ये जो एरिया में मटेरियल डिपोजिटेड है, ओरिजिनल मटेरियल या फिर ग्राउंड मटेरियल, इसको तो कटिंग करके रिमूव करना होगा, तब ना ये दूसरा प्रोफाइल बनेगा। तो ये कटिंग करने में इक्विपमेंट्स लगती है, डीजल लगती है, मैन पावर लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फिर कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है ऑपरेशन कॉस्ट, ओके। और तीसरा हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट। जब हाईवे टूट फूट गया, ऑपरेट करने के बाद जब यूजलेस हो गया, क्रैक्स डेवलपमेंट हो गए, तब उसको मेंटेन करना। तो ये 3 फेजेस होती है। तो हमको एक अलाइनमेंट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें कि ये तीनों चीजें, इससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट है, ये तीनों चीजें मिनिमम हो। क्लियर है? ये बात समझ में आई हाईवे अलाइनमेंट का? ठीक है, घबराइए नहीं, मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा, आप उसको छाप लेना, उतार लेना। अब दूसरी चीजों को सुनिए। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, मान लो कोई एक रोड प्रोजेक्ट आपने कंसिडर किया है, लिया है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली कौन कौन से ड्राइंग होंगे? हमारे पास बेसिकली एक रोड प्रोजेक्ट का डिजाइन में हमारे पास 3 तरह का ड्राइंग होता है। एक होता है प्लान उस रोड का, ठीक है। दूसरा होता है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या फिर जिसको हम एल सेक्शन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, या फिर एल सेक्शन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। तीसरा क्या होता है अपने पास? क्रॉस सेक्शन, या फिर सी सेक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है। सी सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजों के लिए जब आप
हाईवे प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, तो ये 3 तरह का ड्राइंग होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इन तीनों तरह के ड्राइंग में अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि क्रॉस सेक्शंस के अंदर ये डिस्क्राइब किया जाएगा, या फिर चलो हम प्लान से बताते हैं। प्लान के अंदर ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये मान लो प्लान है, तो प्लान के अंदर आपको अलाइनमेंट एकदम क्लियर कट दिखेगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमको रोड को जोड़ना है, ये प्लान हो गया। ठीक है ना, अब ये जो प्लान है, ये रोड हो सकता है कि ये हो 400 किलोमीटर की। ठीक है, अब इस प्लान के अंदर हम अगल बगल इंपॉर्टेंट सिटीज को दिखाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट सिटीज को, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसके अगल बगल है, अलाइनमेंट के अगल बगल, है ना, पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ बातें लिखना तो लिखेंगे, माउंटेन से रिलेटेड कुछ बातें लिखना है तो लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इस प्लान में कौन कौन सा नदी को ये क्रॉस कर रहा है, ये रोड, इन सब चीजों को, मतलब बहुत ही माइन्योर या फिर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस प्लान में शो किया जाता है। अभी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे बनाई जाती है? अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जैसे कि ये 400 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक है, मतलब एल सेक्शन में, मतलब अलोंग द प्लान, अलोंग द अलाइनमेंट, हम इसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल एकदम शो करेंगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब कंप्लीट 400 किलोमीटर का हम एक साथ नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस 400 किलोमीटर को हम डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज हम 10 किलोमीटर का, ठीक है, 10 किलोमीटर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम बनाएंगे। तो टोटल मतलब पहला 10 किलोमीटर का बनाए, फिर 11 से 20 किलोमीटर तक का दूसरा लॉन्गिट्यूडनल एल सेक्शन हो गया, फिर 21 से लेकर 30 किलोमीटर तक तीसरा हो गया, इस तरह से। ओके, तो लगभग आपके पास 40 एल सेक्शन हो जाएंगे, 40 ड्राइंग्स अप्रोक्सीमेटली। अभी फिर क्रॉस सेक्शंस बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन बहुत छोटे छोटे इंटरवल पे बनाते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एल सेक्शन से भी कम चेंजेस के लिए बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स के लिए हम बनाते हैं, हर एक 10 मीटर पे एक क्रॉस सेक्शन हम शो करते हैं, जिसमें हम अर्थवर्क का क्वांटिटी कितना होता है, कटिंग फिलिंग कितना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को हम शो करवाते हैं। ओके, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट ड्राइंग जो एक रोड प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। क्लियर है? तो आपने समझ लिया हाईवे अलाइनमेंट क्या है एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्राइंग आपको चाहिए। ओके, तो हेडिंग बनाइए इंट्रोडक्शन। ओके, और लिखिए द पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे इन ग्राउंड is called highway alignment. Position of center line of the highway in ground is called highway alignment. Highway alignment include horizontal alignment and vertical alignment. The projection of highway alignment in horizontal plane is called horizontal alignment. The projection in vertical plane is known as vertical alignment. Okay, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलाइनमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट द ओवरऑल कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज मिनिमम। ठीक है, ये दिमाग में हटा लीजिए। एज ए सिविल इंजीनियर हम कुछ भी बनाएंगे तो उसमें लागत हर तरह से कम होना चाहिए। ठीक है, अब रोड डिजाइन के लिए, ठीक है, आपको बेसिकली कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स की दरकार है, इसको भी आप मेंशन कर लो अपने नोट में। पहला प्लान आपको चाहिए, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल या फिर एल सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन। आपका जो प्लान होता है इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये सेंटर लाइन का डेटा होगा, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, राइट ऑफ वे ये क्या है, इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा, जब एक डिटेल क्रॉस सेक्शन आपको समझाऊंगा। फिर राइट ऑफ वे वगैरह, इसके रिलेटेड आईआरसी कोड, आईआरसी 73 हम फॉलो करेंगे, इंडियन रोड कांग्रेस 73, आईआरसी कोड के रिलेटेड सारे डेटा, ठीक है, मैं आपको दूंगा। कैरेज वे, ओके, शोल्डर्स कितना कितना होता है, शोल्डर जनरली 2.5 मीटर होती है। ओके, ये शोल्डर होती है। शोल्डर का काम क्या है, जैसे कि ये रोड आपने बना दिया, इसके अगल बगल एक थोड़ा सा एरिया हम कुछ छोड़ देते हैं, ये कच्चा एरिया होता है, मतलब ये रोड सरफेस होता है और ये अगल बगल लेकिन कच्चा एरिया होता है ना, मतलब ये जीएसबी वाला हो गया। ओके, ग्रैनुलर सब बेस वाला रोड। तो क्या होती है, मान लो कोई गाड़ी चल रही है वो खराब हो गई, तो उसको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगा।
ठीक है, वो गाड़ी अपना शोल्डर पे पार्क करेगा ताकि ये ट्रैफिक ब्लॉक ना हो रोड का। समझ में आ रहा है? मान लो कि रोड का मेंटेनेंस करना है हमको, फिर तो बीच रोड का मेंटेनेंस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कंप्लीट रोड ब्लॉक कर दिया। ओके, कंप्लीट रोड कैसे ब्लॉक हो जाएगा? मान लो मेंटेनेंस के लिए आपको सामान वगैरह सब कुछ आपको रखना होगा, है ना, बगल में लेबर कैंप वगैरह बनानी होगी, तो ये 2.5 मीटर का पट्टी अगर है तो रोड के अगल बगल भी काफी सफिशिएंट जगह मिल जाता है जहाँ पे आप लेबर कैंप सेटअप कर सकते हो, जगह वगैरह रख सकते हो, है ना, कोई मशीनरी वगैरह रोलर वगैरह यहाँ पे पार्क करके रख दिया, है ना, लेटर ऑन फिर कंस्ट्रक्शन टाइम के दौरान जब ट्रैफिक कम होगी तब हम इन सब चीजों को फिर यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये होती है शोल्डर की बेसिक पर्पस। ओके, ये 2.5 मीटर एक स्टैंडर्ड शोल्डर हम प्रोवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा, ये सब डेटा आपसे पूछा जाएगा। फिर साइड ड्रेन वगैरह का डेटा, देखो ड्रेन हम जनरली कटिंग सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहां पे कटिंग सेक्शन होता है उधर हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। फिलिंग सेक्शन में आपको ड्रेन प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। कटिंग में ड्रेन क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो मान लो इस तरह से कट करके आपने स्लोप दिया है, रोड बनाया है, ये आपका रोड है, ये बीच में, ठीक है, ये बीच में आपका रोड है, तो हम अगल बगल यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन, अगल बगल यहाँ पे हम ड्रेन प्रोवाइड करेंगे। क्यों? बरसात का पानी आएगा, ये स्लोप के द्वारा बहेगा और इसमें जाकर जमा हो जाएगा ड्रेन्स में। समझ में आ रहा है? तो हम कटिंग के दोनों साइड हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, तो ये होती है साइड ड्रेन। अब फिलिंग में हमको ड्रेन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये होता है फिलिंग क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे टॉप में आपका रोड रहा, बरसात का पानी आया तो ये स्लोप से बह के नीचे निकल जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिलिंग में हमको ड्रेन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कटिंग सेक्शन में हमको ड्रेन प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि आपका रोड जो है वो पानी के अंदर ना आ जाए। समझ में आया? अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भले ही कटिंग सेक्शन हो या फिलिंग सेक्शन में, दोनों चीज को बात कर रहा हूं, हाई फ्लड लेवल के ऊपर ही रहेगा, हाई फ्लड लेवल के ऊपर ही रहेगा। अब जैसे ये कटिंग सेक्शन में हाई फ्लड लेवल इधर है, फिलिंग सेक्शन में हाई फ्लड लेवल कुछ यहां पे रहेगी, मतलब उस एरिया में अगर बाढ़ आती है तो अधिक से अधिक इतना हिस्सा पानी में डूबेगा, ठीक है, इसकी भी एक सेफ्टी लिमिट्स होती है, इससे ज्यादा नहीं, मतलब रोड आपका बाढ़ के पानी में डूबना नहीं चाहिए। ओके, तो इसलिए हम इसको हाईवे भी कहते हैं कि ऊंचा रास्ता। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, जिसमें हम सॉइल टाइप, अलाइनमेंट के अलोंग सॉइल टाइप को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह का सॉइल है। अभी अगर कटिंग है तो कितना डेप्थ तक हमको कट करना है, अगर फिलिंग है अलोंग अलाइनमेंट कितना हाइट तक हमको फिल करना है। साइड ड्रेन का हम डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस लोकेशन पे एक्चुअली हमको साइड ड्रेन बनानी है। फिर वो ड्रेन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो वगैरह क्या होगा, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हम उसमें शो करेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। क्लियर है? क्रॉस सेक्शंस, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल मतलब आप जैसे कि ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था तो इसका रेडियस लेवल क्या है डिफरेंट पॉइंट्स का, ये इन सब चीजों का डेटा लिया जाता है। फिर फॉर्मेशन लेवल, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड लेवल था लेकिन आपने डिजाइन किया फॉर्मेशन लेवल कुछ ऐसा कि रोड आपका यहां पे रहेगा, ठीक है, तो ये चीज होगी फॉर्मेशन। ओके, तो क्रॉस सेक्शन में ग्राउंड लेवल क्या है, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, फिर ये हो गया फॉर्मेशन लेवल, तो फॉर्मेशन का रेड्यूस लेवल क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ मेंशन करता है। ओके, सुपर एलिवेशन वगैरह अगर है तो वो, फिर एरिया ऑफ कटिंग या फिर एरिया ऑफ फिलिंग, जैसे एरिया ऑफ फिलिंग यहाँ पे ये था ग्राउंड लेवल लेकिन आपका फॉर्मेशन लेवल कुछ ऊंचाई पर है, इतना ऊंचाई पर है तो इतना एरिया आपको फिलिंग करना है, तो ये निकाल लेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फिलिंग निकाल लेंगे। इससे हम एस्टिमेट बना सकते हैं अर्थवर्क का, है ना, कि कितना वॉल्यूम ऑफ कटिंग है, कितना वॉल्यूम ऑफ फिलिंग है, कितना सॉइल चाहिए नहीं चाहिए, एस्टिमेट बनाने में फिर हमको एक मदद मिलती है। होप कि आप इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इन सब चीजों को, और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पे चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 7008-420-353। 6 साल का एक्सपीरियंस है इन सब कामों में। ओके, ये देखिए एक रोड का फोटो आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है रोड का, जस्ट ए मिनट, पेन नहीं चल रहा अपना, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो काला पट्टी दिख रहा है, इसके ऊपर आपका गाड़ी चलेगा, व्हीकल का मूवमेंट होगा, तो इसको हम कैरेज वे कहते हैं जनरली, कैरेज
वे, ठीक है। ये हिस्सा हो गया आपका शोल्डर, ओके, शोल्डर नाउ। और एक टर्म आपको बताया गया था, राइट ऑफ वे, आपने देखा था इससे पहले। ये चीज होती क्या है मैं आपको पहले बता दूं। देखो राइट ऑफ वे क्या होता है कि मान लो ये जैसे रोड बना है, तो जो भी डिपार्टमेंट रोड बनाई होगी, PMGSY बनाई है, म्यूनिसिपैलिटी बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, नहीं बनाई है, जो भी डिपार्टमेंट रोड बनाई है, तो रोड बनाने के लिए उसको एक जमीन खरीदना पड़ा होगा। उसने जमीन को परचेज किया पहले, सबसे पहले, समझ गए। तो वो जमीन कितना परचेज करेगा, मतलब जहां तक शोल्डर है वहीं तक परचेज करेगा क्या? टेक्निकली सोचो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कुछ ज्यादा जमीन परचेज करेगा। क्यों? मान लो इन फ्यूचर अगर इस रोड यहाँ पे हाई ट्रैफिक हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, समझ में आया, इंपॉर्टेंट कमर्शियल पॉइंट्स बन गए, तो ट्रैफिक मूवमेंट वगैरह सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो ये रोड को चौड़ा बनाने का जरूरत पड़ेगा। मान लो ये कोई गांव था, अभी ये डिस्ट्रिक्ट बन गया, समझ में आ रहा है, तो रोड को चौड़ा बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो उस समय जगह कहां से आएगी? ठीक है, तो ये फ्यूचरिस्टिक सोच, मतलब भविष्य का डेवलपमेंट को सोचते हुए जो भी लैंड प्रोक्यूरमेंट होता है ना, वो कुछ अधिक किया जाता है। और मान लो ये हो गया आपका राइट ऑफ वे, कि इतने रास्ते में केवल रोड ही रहेगा, रोड से रिलेटेड चीजें रहेंगे, जैसे कि ये जो भी डिपार्टमेंट है उसका राइट ऑफ वे पे यहाँ पे उसका बाउंड्रीज रहेगा, है ना, कि ये फिर मोहर, जैसे कि रेलवेज में आप देख पा रहे होंगे, ट्रेन में चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे साउथ कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे लिखा हुआ रहता है एक पिलर गाड़ के, मतलब वो रेलवे का जमीन है, उसके अंदर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या फिर आप उसके अंदर किसी भी तरह का घर वगैरह ये सब कुछ आप नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो जो भी डिपार्टमेंट है वो तुड़वा देगा। मतलब ये केवल रोड का अधिकार है, वो जमीन केवल रोड का अधिकार है। तो उसी चीज को कहते हैं राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे, ROW। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, इसके भी एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 30 मीटर 40 मीटर, लेकिन हर जगह ये चीज फुलफिल नहीं हो पाती है। कहीं मान लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहां पे 30-40 मीटर का पट्टी आपको कहां से मिलेगा? एक छोटा सा स्पेस में मिल जाए जहां से रोड पास हो जाए, उतना ही सफिशिएंट। समझ में आ रहा है? तो हर टाइम ये फिजिबल नहीं होता, लेकिन IRC फिर भी कुछ एक डेटा दिया है 73, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे जब इस चीज को मैं बताऊंगा, कैरेज वे का जब क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊंगा डिटेल में। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर कंट्रोलिंग हाईवे अलाइनमेंट। देखिए ये सब चीजें जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है, और कन्वेंशनल टाइप ऑफ एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन एज ए कन्वेंशनल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ये सोच के अपने को पढ़ना है। सबसे पहला फैक्टर जो आपका हाईवे अलाइनमेंट को इफेक्ट करेगा वो है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्लियर होना चाहिए कि मैं रोड बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूं, मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओके, क्योंकि पैसा वही लगाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना अलाइनमेंट उनके हिसाब से वो चेंज कर सकता है कि मेरा अलाइनमेंट इन एरिया से क्रॉस करेगा, ठीक है, इतना लेंथ होगा, या फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ऐसा वैसा दिस दैट जो भी है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा, ओके, कि वो रोड बना रहे तो क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सरकार की क्या जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सेकेंड, इट इज ऑब्लिगेटरी पॉइंट। देखो आपने सुना होगा कभी कभी ये वर्ड, ओके, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ऑब्लिगेटरी मतलब शब्द होता है कि ऐसे पॉइंट्स जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अब जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है, ठीक है, ये दो तरह के ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। चलो मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। ओके, पहले एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में समझाता हूँ। मान लो ये दो पॉइंट है, लोकेशन ए, लोकेशन बी, इन दोनों के बीच में एक रोड आपको बनाना था। तो ठीक है, रोड बनाना था केवल लोकेशन ए और लोकेशन बी के बीच में, और इधर कहीं एक पॉइंट है लोकेशन सी,
मान लो। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमको कम करना है, तो मेरे को शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है ए और बी के बीच में। समझ में आ रहा है? ताकि वो रोड ए मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी कनेक्ट हो जाए। तो इसी अगर ऐसा स्ट्रेट रोड में बनाता तो एकदम मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह एकदम कम होता। लेकिन चूंकि एक इंटरमीडिएट सिटी है, छोटा सा टाउन है और ज़्यादा दूर नहीं है, मान लो ये अधिक से अधिक 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन एक सिटी है ना। तो मैं इस सिटी को इग्नोर नहीं कर सकता, इस टाउन को इग्नोर नहीं कर सकता। तो भले ही मेरा अलाइनमेंट चेंज हो जाए, लेकिन चूंकि इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ेगी, रोड का यूटिलिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? भले ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अधिक हो जाए, लेकिन फ्यूचर यूज उसका ज़्यादा होगा। तो ये जो टाउन है या फिर ये जो शहर है, ये एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट बन जाता है। मतलब इस केस में कि यहाँ से आपका अलाइनमेंट पास करना ही चाहिए, तो हम अलाइनमेंट को थोड़ा बदल देंगे। भले ये फाइनल हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसको हम थोड़ा बदल देंगे, ऐसे कर लेंगे, रोड ऐसा चला जाएगा सीधा ना जाके। समझ में आ रहा है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स? ओके, अब नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का एक बताता हूँ। मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको रोड बनानी है, तो जो आपका अलाइनमेंट आपने डिसाइड किया है, अब उस अलाइनमेंट के रास्ते में एक्चुअली है क्या कि एक बहुत बड़ा कोई धर्मस्थल आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में रोड बनाने के लिए इस धर्मस्थल को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा लोकल पॉपुलेशन इससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारे आस्थाएं जुड़ा हुआ है ना, बहुत सारे बिलीफ्स जुड़े हुए हैं, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते जनता को मद्देनजर रखते हुए। तो हम मजबूर हैं कि रोड को हमको ऐसे बेंड करके चलना होगा। तो ये हो गया नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। मतलब नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट कहने का मतलब है कि यहाँ से हमको बेंड करके निकलना होगा, मतलब इस चीज को टच नहीं करना है। ओके, जैसे कि अलाइनमेंट के दौरान मान लो कोई कीचड़ वाला एरिया आ गया, लेक आ गया, पॉन्ड आ गया, तो आप लेक के ऊपर थोड़ी ना ब्रिज बना के निकलोगे, उसके बगल से घुमा के निकल जाएंगे। दलदल से थोड़ी ना रोड बनाएंगे, उसके बगल से रोड बना के निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोकेशंस वो हो गए नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट कि हमको मेरा जो अलाइनमेंट है उन पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। और पॉजिटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स मतलब क्या कि मेरा जो अलाइनमेंट है उन पॉइंट्स को टच करेगा। जैसे कि एक तो ये शहर वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने पॉजिटिव में। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में आपको एक रोड बनानी है, ठीक है, लेकिन एक पुराना रोड था पॉइंट ए और बी के बीच में, एक एग्जिस्टिंग रोड था, लेकिन वो कुछ यूं इस तरह से बहुत घूम घूम के डिफरेंट सिटीज को, शहर को कनेक्ट करके ऐसे घूम घूम के आया है। समझ में आ रहा है? घूम घूम के आया है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो रोड बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो मेरा अब ये हो गया कि मेरा ये जो न्यू प्रपोजल है, न्यू वाला, वो एग्जिस्टिंग रोड कि एकदम उसके करीब से निकले, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं, करीब से। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा दूर से निकलेगा तो हमको कंस्ट्रक्शन करने में, ये न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत हो जाएगा। हमको लिंकिंग भी तो चाहिए ताकि हम मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी सब कुछ लेके आ पाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब कुछ लेके आ पाए इस रोड, नए रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमको एक कनेक्टिविटी भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में जो एग्जिस्टिंग रोड है ये मेरा ऑब्लिगेटरी पॉइंट बन गया, मतलब उससे करीब मेरा अलाइनमेंट उसके करीब चलना है, उससे ज्यादा डिफरेंस ना हो, नहीं तो मेरा मटेरियल शिफ्टिंग में लीड ज्यादा हो जाएगा, जो कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये सारे कुछ एग्जांपल है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक डिटेल नोट्स देता हूं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का। सो पॉजिटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ये क्या है? दिस आर दोज पॉइंट थ्रू विच द अलाइनमेंट शुड पास, अलाइनमेंट को पास करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जिस्टिंग रोड, इंटरमीडिएट टाउन, ठीक है, जैसे कि ब्रिज साइट या फिर एग्जिस्टिंग ब्रिज साइट। देखो ब्रिज साइट के केस में क्या होता है, एट ब्रिज लोकेशन हमेशा ये चीज को ध्यान रखना कि ब्रिज हमेशा हम सीधा ही बनाते हैं,
ओके, आप ब्रिज को हमेशा स्ट्रेट ही देखोगे। ऐसा नहीं होता है जनरली कि ब्रिज जो होता है वो ऐसा कर्व होता है, जनरली हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। ब्रिज को हम एट मैक्सिमम केसेस, है ना, अगर शॉर्ट स्पैन का है 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर इतने का है तो हम उसको सीधा ही बनाएंगे। अगर लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉन्ग स्पैन भी हम सीधा ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा, तो भले उसको हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, फ्लाईओवर वगैरह हम कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, फ्लाईओवर्स, लेकिन नदी पे, ओके, ऐसे लोकेशंस पे, ड्रेनेज लोकेशंस पे, ब्रिज साइड जो होता है ना, वहां पे हम सीधा ही करते हैं। ओके, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ब्रिज साइड के ऊपर से मेरा रोड पास हो, ठीक है, तो कुछ दूर पहले से ही वो सीधा हो जाए, ताकि एक स्ट्रेट रोड आप बना पाए ब्रिज साइड के केस में। समझ गए आप? ओके, यही चीज है। माउंटेन, देखो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ये माउंटेन के केस में क्या, अगर बहुत सारे पहाड़ों को पास करना है, आपको क्रॉस करना है एक रोड को, मतलब एक रोड आप बना रहे हैं, यहाँ है पॉइंट ए और इधर है पॉइंट बी, मतलब ये पूरे पहाड़ एरिया को क्रॉस करके आना है। तो ऐसे केसेस में क्या, जो माउंटेन का पास होता है, ठीक है, माउंटेन का पास वैली हो सकता है या फिर रिज लाइन हो सकता है, उसके अलोंग ही हम रोड को बना देंगे, हम यही कोशिश करेंगे। ओके, माउंटेन पास के अलोंग ही रोड बना देंगे। ओके, तो दीज आर सम पॉजिटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। क्यों, मतलब ऑब्लिगेटरी क्यों बन गया? माउंटेन पास इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ हिली एरियाज, अगर रोस ऑफ हिल है, ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्यों बन गया? क्योंकि देखो, अगर आप फिर अपने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग रोड बनाने जाओगे, एक्सेसिव कटिंग, फिलिंग, टनल, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ऐसे केस हो सकता है कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाओ आप ऐसे केसेस में। और अगर मान लो कर भी लिया तो बहुत एक्सपेंस होगी, मैसिव मेगा एक्सपेंस, ठीक है, बहुत सारे टनल वगैरह बनाने पड़ेंगे, फिर इतना सारा कटिंग फिलिंग करोगे तो हो सकता है आपका जो स्टेबिलिटी है, जो माउंटेनियस स्लोप है, उसका स्टेबिलिटी फिर ना रहे। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है एक्सेप्ट माउंटेन पास। क्लियर है? अब देखते हैं नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां से अलाइनमेंट पास नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट्स अलाइनमेंट के रास्ते में है तो हम अलाइनमेंट को चेंज कर देंगे, मोड़ मार देंगे, यहाँ से पास करना जरूरी नहीं है, पास नहीं करवाएंगे। जैसे कि वैली वगैरह हो गया। वैली कहने का मतलब हो गया कि ये पहाड़ है, ठीक है, फिर ये पहाड़ है, ऐसा। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये वैली लाइन है, दिस इज योर वैली, ऐसा। ओके, तो वैली के थ्रू से हम जनरली रोड को पास नहीं करवाएंगे। क्यों? जब बरसात होगी पूरा पहाड़ का पानी वैली में ही आएगा, ये तो डूब जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम जनरली इग्नोर करते हैं वैली पॉइंट्स को। लेकिन जब बहुत सारे माउंटेनियस रेंज को हमको क्रॉस करना, मतलब इधर से इधर जानी है, ठीक है, इस केस में अगर कहीं पर आपको वैली अगर थोड़ा सा लेंथ में है तो वो तो ऑब्लिगेटरी बन गया ना, उधर से तो जाना ही होगा, नहीं तो आप रोड ही नहीं बना सकते। वो केस में फिजिबल था जो इससे पहले वाले कंडीशन में बताया, लेकिन जनरली वैलीज को हम इग्नोर करते हैं। समझ गए? पॉन्ड हो गया, मार्सी लैंड हो गया, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। रिलीजियस प्लेसेस को हम नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है? अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रोड अलाइनमेंट के अलोंग जिसको हमको तोड़ना है, तो उसको तोड़ के आप फिर जिसका वो स्ट्रक्चर उसको पैसा दोगे, वो कॉस्ट को उल्टा बढ़ा देगा। तो वो हम क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर के बगल से मोड़ के रोड को निकाल देंगे, तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा हमको रोड ही तो मोड़ना है, स्ट्रक्चर को क्यों डिस्ट्रॉय करें? ये बोलेगा मेरे को 100 करोड़ चाहिए इसके लिए, हाँ, अब रोड ही मेरा बन रहा है 50, 60, 70, 80 करोड़ का, अब वो स्ट्रक्चर को तोड़ के हटाने के लिए 100 करोड़ आप कहाँ से, वो बजट ही नहीं है अपने पास, है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है, बगल से मोड़ लेगा भाई। फिर कंजर्वेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, ठीक है, वहां से हम जितना हो सकता है अवॉइड करेंगे जब तक हमको परमिशन नहीं है तो, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से हम रोड को नहीं निकालेंगे। मान लो ये शहर है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, अब अलाइनमेंट मेरे को मतलब इस शहर के थ्रू से रोड को लेके जाना है, लेकिन इस शहर में एक बहुत ही घना आबादी वाला एरिया है, तो कोई जरूरी है कि मैं रोड को यहीं से लूं?
अरे मैं इधर से ले सकता हूँ, शहर के बाहर से ले लूँ, ये शहर को बस कनेक्टिविटी देना, यहाँ से मैं ब्रांचेस दे दूंगा, लोग इधर से आ जाएंगे ब्रांच में, मेन रोड पकड़ लेंगे, जैसे रांची का रिंग रोड है। रिंग रोड इसलिए बनाए जाते हैं इस तरह से। घने आबादी वाले एरिया में घुसने का क्या जरूरत है फालतू का? वहाँ पे घर, इतने सारे घर को तोड़ो, उनका परचेज करो, उनको शिफ्ट करो, बहुत सारे लोचा है लैंड प्रोक्यूरमेंट में, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि फिर मतलब अपने बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट डिसाइड किया, अभी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के अंदर। अब देखते हैं और कुछ डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हाईवे अलाइंसमेंट को। देखिए, अभी तक आपने 2 फैक्टर को देखा, तीसरा देखिए ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक में टाइप, अमाउंट एंड फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न कहने का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितने लोग जाते हैं, वहां से यहाँ कितने लोग आते हैं, या फिर बीच से कितने लोग इस पॉइंट की तरफ जाते हैं, या फिर बीच से कितने लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रैफिक का पूरा डेटा, एकदम क्लियर कट एनालिसिस। ठीक है, ये चीज इफेक्ट करेगा आपका हाईवे अलाइनमेंट को। मैं अलाइनमेंट अपना ऐसे लोकेशन से लेके जाना चाहूंगा जहां पे रोड का मेरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। समझ में आ रहा है? मेरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर बेस्ड आगे चल के मैं आपको न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी बताऊंगा, गेट वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, चूज करने का कि ऑन बेसिस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैं कौन सा रूट सिलेक्ट करूंगा। आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल फ्रॉम गेट। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद टेंशन नहीं लेना है अभी। ओके, आराम से बस सुनते रहो, प्यार से देखो। अब ये देखो नंबर ऑफ लेन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर मिल जाता है आपको। नंबर ऑफ लेन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ट्रैफिक वॉल्यूम बाई ट्रैफिक कैपेसिटी। अब ये व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हाट इज ट्रैफिक कैपेसिटी, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। जियोलॉजिकल कंडीशंस, ये चीज आपको अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि जियोलॉजिकली स्टेबल हिल स्लोप मस्ट बी कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट। अगर हिली रीजन से पास करना है तो ऐसे लोकेशन से पास करेंगे, हम अपने रोड को पास करवाएंगे जहां पर जो हिल स्लोप है वो स्टेबल हो, जियोलॉजिकली स्टेबल। उसको उसका फिर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं कि हमको ट्रिम करें, स्टोन पिचिंग करें, कोई कॉस्ट को बढ़ाएगा उल्टा वो। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, वेरियस फैक्टर रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन एज रेडियस ऑफ कर्व कितना है। ठीक है, साइड डिस्टेंसेस वगैरह, ग्रेडियंट, ये सारी चीजें भी हाईवे अलाइनमेंट को अफेक्ट करती है, डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर। जैसे कि मैंने बोला था, मेरा हाईवे अलाइनमेंट मुझे ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए पूरा, है ना, तो मेरा मटेरियल एंड लेबर सप्लाई इजीली हो पाए। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में रोड बना रहा हूँ और मैं लेबर और मटेरियल ला रहा हूँ तमिलनाडु से, क्या मतलब है फिर? ओके, कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मटेरियल लाने में ही। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर मैन पावर होना चाहिए। इकोनॉमी ओवरऑल, फाइनली इकोनॉमी मिनिमम ठीक है, कम से कम लागत में मेरा रोड बन जाना चाहिए। समझ गए? सो इन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और एक तरह और कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि मोनोटरी। इन सब फैक्टर के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आप कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, जैसे कि ड्रेनेज वगैरह हो गया। ठीक है, मतलब कि मेरा अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि अलाइनमेंट के अलावा वो बहुत सारे नदी को क्रॉस नहीं करे, नहीं तो बहुत सारे ब्रिजेस ही बनाने पड़ जाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाना उतना ये नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिल होता है, कंक्रीट, स्टील, सब कुछ चाहिए। एक ब्रिज बनाने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्स का रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ब्रिज हमको बनाना पड़ जाए, फिर उसका कोई मतलब नहीं है उस अलाइनमेंट का। तो नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज हमको अवॉइड करना पड़ेगा, ड्रेनेज कंसिडरेशन। दूसरा पॉलिटिकल व्यू। ठीक है, मतलब कि कोई एक एमएलए इधर का, कोई एक एमएलए इधर का, कोई एमएलए इधर का, सब लोग बोल रहे हैं और आपको रोड बनानी कहाँ से कहाँ तक रोड बनानी है। मान लो कि
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए, तो आप ऐसे शॉर्टेस्ट रूट भी बना सकते हो, है कि नहीं? ओके, लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के कारण, पॉलिटिकल व्यू के कारण आपने क्या किया, यहां से चले इधर, इसके पास आए, फिर इसके पास से इधर गए, फिर इसके पास से इधर गए, ऐसा रोड बना दिया, ऐसा कुछ फिर बाद में डेवलप किया। मतलब ये पॉलिटिकल व्यूज को कंसिडर करते हुए चलना होगा। मोनोटनी, ये देखिए ये फालतू फैक्टर है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। देखो होगा क्या, मोनोटनी मतलब इनका क्या कहना है अलाइनमेंट वालों का, मतलब सरकार का कहना ये है एकदम सीधा सपाट रोड है, मस्त। अभी सीधा सपाट रोड है, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, एकदम रोड एकदम साफ सपाट, एकदम कोई ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। मैं बैठा हूँ हायाबुसा के ऊपर, एकदम हीरो टाइप, ठीक है। ये हो गया, मैं हायाबुसा को पकड़ के एकदम लेट गया हूँ, पैर मेरा इधर, एकदम जो स्पीड में चल रहा है, एक्सीलेटर पूरा मोड़ दिया हूँ। मेरे को कोई डर ही नहीं है ना, मेरे को सिर्फ सामने देखना और चलना है ना। और मेरे को पता है वन वे ट्रैफिक है, मतलब इधर से ही गाड़ी आने वाली है, मैं वैसे सीधा स्पीड में चल रहा हूँ। अब लेकिन चलते चलते मेरे को नींद आ गया, तो मेरा हैंडल थोड़ा सा बेंड हुआ, मैं इधर जाके टकरा गया, एक्सीडेंट उधर फेंका गया फिर, ठीक है। तो ये होता है ड्राइवर का टेंडेंसी कि ड्राइवर को आलस लग जाएगा, अरे सीधा ही तो चलना है, पकड़े रहो, चलते चलते वो बोर हो गया, सोने लगा। एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। एक्सीडेंट होने की चांसेस हो जाएंगे। ड्राइवर आपका अलर्ट नहीं है, इनका एक ही कहना, अलर्ट नहीं है। इसलिए रोड मेरा हमेशा इतना सीधा नहीं हो, थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा सीधा, फिर मोड़ एक छोटा सा दे दीजिए, उसमें क्या है। भले ही वो मोड़ देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इंटेंशनली प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ड्राइवर अलर्ट हो, है ना। हम ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देंगे, इस तरह से ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया, है ना, ताकि ड्राइवर को लगे कि हाँ अब थोड़ा अलर्ट हो जाना पड़ेगा, घुमा के लेके जाना है, तो एक्सीडेंट होने की चांसेस कम रहेंगे, ड्राइवर अच्छे से गाड़ी चलाएगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये सारे लॉजिक्स क्लियर है कि इस तरह से बेंड इंटेंशनली क्यों हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिस्कशन जो भी हो रही है यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मोटा मोटी हम लोगों ने हाईवे अलाइनमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट को अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब इससे ज़्यादा अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सर्वे की ओर, ठीक है, कि हाईवे अलाइनमेंट को फिक्स हमको तो करना, हाईवे बनानी है, तो मेरा स्टार्टिंग कैसे होगा, मैं क्या सर्वे करूँगा, मतलब कैसे स्टार्ट करूँगा, इंजीनियरिंग सर्वे का प्रोसीड्यूर क्या है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, इतना एलाबोरेट फॉर्म में नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द उसको खत्म करेंगे उस टॉपिक। देखिए इंजीनियरिंग सर्वे एंड इट्स स्टेजेस ड्यूरिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन या फिर हाईवे डेवलपमेंट। स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका 4 स्टेज होता है। पहला मैप स्टडी, दूसरा रेकॉनियंस, ठीक है, इसको हम रेकी सर्वे भी कहते हैं। रेकी सर्वे मतलब एक हल्का फुल्का इनिशियल सर्वे होता है। तीसरा प्रीलिमिनरी सर्वे, चौथा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये 4 स्टेजेस में आपका इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। अब इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहला एक मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फेमस है कि हाईवे का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, वो कब डिसाइड की जाती है, किस लेवल पे, कौन से स्टेज पे। तो जब आपका प्रीलिमिनरी सर्वे कंप्लीट होता है ना, तो इसी प्रीलिमिनरी सर्वे के दौरान ही हाईवे अलाइनमेंट इज डिसाइडेड। हाईवे अलाइनमेंट इज डिसाइडेड। क्लियर है, समझ गए। ओके, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं, हम सीधा उतर जाते हैं फील्ड के ऊपर और कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि जो अलाइनमेंट हमने डिसाइड कर दिया, उस अलाइनमेंट के अलाउंग हर एक चेनेज को कंसिडर करके सेंटर लाइन हम देते हैं बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लाइक टीएस वगैरह का इस्तेमाल करके सेंटर लाइन देते हैं। अलाइनमेंट के अलाउंग कुछ स्ट्रक्चर्स पे हम टीबीएम सेट करते चलते हैं,
है ना, टीबीएम मार्क्स, ओके, ताकि आगे चल के सर्वे वर्क में काम आए। क्लियर है? लेवल वगैरह लेते चलते हैं, ओके, सेंटर लाइन फिक्स करते हैं, कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं, लेवल वगैरह लेते चलते हैं, सब चीज़ों का मार्किंग करते चलते हैं। फिर सॉइल का डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस ऑफ सॉइल, और कुछ गहराई तक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि पूरे लेंथ के लॉन्ग हम नहीं भी कम से कम तो 1.5 से 3 मीटर की गहराई में डेप्थ तक सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल स्टाटा कैसा है अलोंग द अलाइनमेंट, इसका हम प्रोफाइल बनाते हैं सॉइल का हर एक क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, ऐसा तो ये सारा बहुत डिटेल वे में काम होता है। लेकिन जो मेन और बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस स्टेज पे आपका अलाइनमेंट डिसाइड कर लिया जाता है, तो वो डिसाइड कर लिया जाता है ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी सर्वे स्टेज ओनली। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इसका ऑर्डर या फिर सीक्वेंस, मैप स्टडी, रिकॉग्निशंस एंड प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं जाता हूँ, कोई मतलब नहीं है, आप किताब में पढ़ लेना। अगर आपको मटेरियल चाहिए ये इससे रिलेटेड भी, तो मेरे को मैसेज करना 7008420353 पर। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ओके, चलिए, अब ये सब चीज फालतू चीज खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अपने कितने तरह के हमारे पास पेवमेंट होते हैं। हमारे पास 2 तरह का पेवमेंट है, एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, दूसरा होता है रिजिड पेवमेंट। तो जरा सा हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट के क्रॉस सेक्शंस के बारे में देखते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं बेसिकली होता क्या है और कितने तरह के लेयर्स होते हैं, कौन कौन सा लेयर्स होता है। क्लियर है? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही कमी है मेरे अंदर। अब मैं सोचा आप मैसेज करोगे, नहीं करोगे, आलस में आ जाओगे, है ना, तो चलो आपको एक छोटा सा कुछ नोट्स दे ही देता हूं जो आपकी कॉपी पे रहेगा। तो देखिए, मैप स्टडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। जस्ट एक टॉपोग्राफिकल मैप, जिस एरिया में मेरे को रोड बनानी है, ठीक है, इसका मैप लेते हैं और मैप को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, मतलब जहां से मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको अलाइनमेंट डिसाइड करनी है, तो इस एरिया के अगल बगल 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में हम सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं मैप स्टडी में? ठीक है, जैसे कि कहाँ वैली है, पॉन्ड है, लेक है, तो ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? ये नॉन ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया, मतलब नेगेटिव ऑब्लिगेटरी पॉइंट, मतलब इधर से मेरा हाईवे तो बिल्कुल इसको जाने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर रोज ऑफ हिल को मेरा अलाइनमेंट क्रॉस करेगा तो माउंटेन पास कहाँ कहाँ है ना, या फिर उसके और सुटेबल अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, मतलब ये सब चीज टेबल पे की जाती है। अभी तक फील्ड में आप गए नहीं हो, सब कुछ आप रूम में कमरे के अंदर टेबल पे करोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लोकेशंस क्या है ब्रिज साइट का, जस्ट मैप को देखते हुए आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैप स्टडी। मैप को आपने प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया, ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैप स्टडी। अब रिकॉग्निशंस या फिर रेकी सर्वे, इनिशियल सर्वे, इसमें हम बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज करते हैं, जैसे कंपास वगैरह हो गया, टेप वगैरह हो गया। इन सब सिंपल चीजों का यूज करके हम जस्ट फील्ड पे जाते हैं। अब इस केस में हम फील्ड पर जाते हैं, नाउ वी आर ऑन फील्ड। ठीक है, मतलब जो हमने मैप स्टडी किया, फील्ड पे जाएंगे, या फिर हम एरोप्लेन वगैरह में या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठ के उसके ऊपर से भी घूम सकते हैं। ठीक है, एक बार एरियल सर्वे भी कर सकते हैं, या फिर फील्ड पे आप जाएंगे। ठीक है, जाने के बाद मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमने मैप वगैरह में देखा था, वैली, पॉन्ड, है ना, ये सारे फ्यूचर्स जो मैप में देखा था वो रियली वहां पे है कि नहीं है, इसका पता लगाना। समझ में आ रहा है? मैप में जो चीज देखा था वो चीज वहां पे एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सूख गया है, या बहुत पहले था अब नहीं है। ठीक है, ये चीज आप हेलीकॉप्टर वगैरह से उस एरिया में घूम के देख सकते हो। ओके, दूसरा है ना, नदी वगैरह कितना है वहां का, फिर हाई फ्लड लेवल वगैरह क्या है, नेचुरल ग्राउंड लेवल वगैरह क्या है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए एक सिंपल एक लेवल मशीन वगैरह लेके चले जाइए, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है लेवल मशीन। ओके, ग्रेडियंट वगैरह कितना है, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट कितने ग्रेडियंट होगा, अगर कर्व मेरे को देना तो रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा,
जस्ट ओके एक आइडेंटिफिकेशन के टाइप में, किस तरह का सॉइल है रूट के अलोंग, समझ में आ रहा है, कौन कौन से जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, कितने माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, क्या है नहीं है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेरा अगल बगल किधर मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है रेकी सर्वे, इनिशियल सर्वे जो आप जाके करते हो। ओके, अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे का। इसमें आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फोटोग्रामेट्री मेथड, एरियल फोटोग्राफी मेथड के द्वारा भी सर्वे किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, हम जो भी मेरा अल्टरनेटिव रूट्स है, ठीक है, जो भी मेरा अल्टरनेटिव रूट्स, मतलब रेकी सर्वे के बाद आपने 3 अल्टरनेटिव डिसाइड किया, मान लो 1 2 3 ऐसा, इन तीनों अल्टरनेटिव रूट के अलोंग, तीनों अल्टरनेटिव रूट्स के अलोंग हम सर्वे करेंगे, एक बेसिक सर्वे करेंगे, ठीक है, एक बेसिक सर्वे करेंगे। ओके, मतलब टोपोग्राफी, डिटेल, ड्रेनेज, सॉइल कंडीशन वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा है। तीनों अल्टरनेटिव रूट्स के अलोंग सर्वे करने के बाद फिर हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कितना है, कितने नंबर ऑफ ब्रिज बनाने पड़ेंगे, इन सब चीज़ों को सर्वे करने के बाद मेरे पास डेटा रहेगा, इन सब चीज़ों को मैं एनालिसिस कर लूँगा, उसका एस्टिमेट निकाल लूँगा, है ना। उसके बाद फिर मैं, मेरा लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रीलिमिनरी स्टेज का, बेसिक वाला, टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट आफ्टर डूइंग दिस। जो भी मेरा प्रपोजल्स है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीनों प्रपोजल्स के अलावा मैं अच्छे से सर्वे किया, देखा, फिर उसके बाद एक गुड अलाइनमेंट में चूज करूंगा। तो जो मेरा बेस्ट अलाइनमेंट मैंने फाइनलाइज कर लिया प्रीलिमिनरी स्टेज में, क्लियर है, जो बेस्ट अलाइनमेंट फाइनलाइज कर लिया प्रीलिमिनरी स्टेज में, मान लो मैंने अलाइनमेंट नंबर 1 को फाइनलाइज किया। अब डिटेल लोकेशन, ठीक है, डिटेल लोकेशन एंड फाइनल सर्वे जो होगा अपना, उसमें मैं क्या करूंगा, एकदम कंप्लीट, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को यूज करके कंप्लीट सर्वे करूंगा, सेंटर लाइन मारना शुरू करूंगा, ड्राइंग्स, प्लान, इन सब चीजों को डेवलप करना शुरू करूंगा, समझ में आ रहा है, एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, सब कुछ मैं डेवलप कर लेगा फिर, क्लियर है, अच्छे से डिटेल वे में। ऐसे क्रॉस सेक्शन वगैरह तो आप इसी स्टेज में, 3rd स्टेज में ही डेवलप कर लोगे, लेकिन अगर फिर से जरूरत पड़ेगी तो फिर से डेवलप कर लेंगे, उसमें क्या है। ओके, तो प्रीलिमिनरी सर्वे के बाद, ठीक है, अब प्रीलिमिनरी स्टेज में हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ड्रेनेज वगैरह, हाई फ्लड लेवल वगैरह। ओके, सब चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रीलिमिनरी में, क्योंकि हमको फाइनलाइज करना है ना, हम अलाइनमेंट फाइनल कर लेते हैं, मतलब हम बहुत सारे चीजों का एनालिसिस कर लेते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज के दौरान। बहुत अच्छे से डिटेल वे में सर्वे कर लिया था उसी वक्त, है ना, सॉइल सरफेस के बारे में, सॉइल स्ट्राटा के बारे में, सब कुछ। ओके, किस तरह का मिट्टी है, क्या है, नहीं है, सब एनालिसिस प्रीलिमिनरी या फिर 3rd स्टेज में ही कर लिया। अब जो लास्ट स्टेज है मेरा 4th, अब अलाइनमेंट जो मेरा फाइनल हो गया है, ठीक है, तो उसको मैं लोकेट करूंगा ग्राउंड के ऊपर। जो भी फाइनल अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट के अलावा मैं सेंटर लाइन मारना चालू करूंगा। सबसे पहले सेंटर लाइन दूंगा, मेन कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करूंगा, टेम्पोररी बेंचमार्क वगैरह को फिक्स करूंगा, समझ में आ रहा है। फिर सेंटर लाइन के अलावा मतलब लेवल लेना शुरू करूंगा, ताकि मेरा क्रॉस सेक्शन डेवलप हो गया, ताकि मैं क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क वगैरह कैलकुलेट कर पाऊँ। ड्रेनेज डिटेल्स लूंगा, हाई फ्लड लेवल का डेटा एकदम प्रॉपरली लूंगा, ठीक है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कितने बनाने, मतलब ब्रिज वगैरह कितने बनाने होंगे, सब चीज अच्छे से प्रॉपरली मेंशन करूंगा, ठीक है। कितने जितने ब्रिज बनाने होंगे वो तो आप प्रीलिमिनरी स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन ब्रिज को डिजाइन करने का डेटा, मतलब कितने ड्रेनेज के लिए, कितने अमाउंट ऑफ वाटर फोर्स के लिए हमको ब्रिज को बनानी है, समझ में आ रहा है, कितने फ्लड वैल्यू के लिए एक्चुअली हमको ब्रिज को बना, सब डेटा मैं अब कैलकुलेट करूंगा डिटेल वे में, डिटेल सर्वे करने के बाद। फिर अलोंग अलाइनमेंट सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अप टू डेप्थ 1.5 to 3 मीटर, ये चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखने का। या फिर अगर एम्बैंकमेंट है, मान लो आपका कोई फिलिंग सेक्शन है, ठीक है, तो जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, मान लो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 6 मीटर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगभग, अगर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 6 मीटर है तो 12 मीटर, ट्वाइस ऑफ एम्बैंकमेंट 12 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट मेरा जैसे कि 1.2 मीटर है तो 2.4 मीटर तक, समझ में आ रहा, हम इतना डेप्थ तक तो एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फिर डिटेल सर्वे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट डिटेल सर्वे हो जाने के बाद हम फिर प्लान बनाएंगे, डिजाइनिंग करेंगे,
फिर एस्टिमेट, प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ओके, तो प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट वो कब बनाया जाता है? लास्ट स्टेज में। प्लान वगैरह कब बनाया जाता है? लास्ट स्टेज में। डिजाइनिंग सेशन कब होती है स्ट्रक्चर वगैरह की? लास्ट सेशन में। क्लियर है? मतलब फाइनल लोकेशन है डिटेल सर्वे के बाद। थर्ड स्टेज में क्या होता है? अलाइनमेंट फिक्स कर दिया जाता है कि यही मेरा प्रपोज्ड अलाइनमेंट है। समझ गए? तो इनमें से आप इनको नोट्स बना लीजिए, बार बार पढ़िए, एग्जाम में इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्या पूछेगा? जो मैंने अंडरलाइन करवा दिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। समझ गए? दूसरे वाले में अलाइनमेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना है बस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हाईवे का क्रॉस सेक्शंस या नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो अब इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे, कुछ अलग टॉपिक शुरू करेंगे। अब वीडियो ये टॉपिक से रिलेटेड थी तो इसको इसी टॉपिक में समाप्त करते हैं। क्या कहना आपका? मेरा तो कहना यही है। चलिए इसी टॉपिक में समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे कि अभी DSSB का एग्जाम आया हुआ है, आगे आने वाले समय में अभी राजस्थान जेई का एग्जाम आएगा, RRB जेई का एग्जाम आएगा, SSC के एग्जाम होंगे, गेट के एग्जाम होंगे, ESC के एग्जाम होंगे। ये साल 2 साल अभी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इस साल 2 साल के अंदर जितने भी वैकेंसीज आएंगे इसमें से कहीं ना कहीं फिट हो जाइए, नहीं तो फिर आगे मुश्किल तो नहीं, आते रहेंगे वैकेंसीज, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर आगे हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल फिर रुकना पड़ जाए, है ना। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी इसको ग्रैब्स करना है, इसको हथियाना है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। डाउनलोड आवर कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जहां पर आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो कोर्स अवेलेबल होगी एट Rs 3299 ओनली। अब ये जो ऑफर वैलिड है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर जनवरी मंथ 2022। दिस इज विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। कुछ स्टार्ट करें तो बेहतरीन और जो जबरदस्त से स्टार्ट करें, इसलिए एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, अपने थ्रू से आपको कॉल चला जाएगा, या फिर आप 7008420353 पर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो आप पर सब्जेक्ट बेसिस पे भी एनरोलमेंट कर सकते हो। ओके, हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट ही लेना पड़ेगा। नो, आप एक पढ़िए, आपको पसंद आएगा, ऑब्वियसली सेकेंड भी लोगे। क्लियर है? सो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।